हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं 2026 में, यानी जो भी भर्तियां आने वाली हैं पेट 2025 के थ्रू, उन सभी के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस सी ने एक अपना सिलेबस हर एक एग्ज़ाम के लिए निकाल रहा है। और उसमें एक पार्ट, बेसिकली दो पार्ट बड़े ही कॉमन हैं। पार्ट सेकंड जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, और एक पार्ट और है पार्ट थ्री, यानी भाग तीन की अगर बात किया जाए तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए कॉमन है, यानी हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट सेकंड जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है, और भाग तीन जो है वो यूपी स्पेशल से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूपी स्पेशल, यानी उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है। इसमें सवाल कैसे आएंगे? तो बेसिकली इनमें जो सवाल आएंगे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे। वो उत्तर प्रदेश की इकॉनमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो इनमें वो पूछेगा। ओके, तो इसी सीरीज़ में मैंने आपको ऑलमोस्ट लगभग 10 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, अपलोड कर दिया है। और आज जो ये लेक्चर होने वाला है ये बेसिकली 11वां लेक्चर होने वाला है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इस एग्ज़ाम में जितने भी सवाल आए हुए हैं ये बेसिकली जो PYQs है, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पिछले कई सालों में यूपी जो ये कमीशन ने ये सवाल पूछा है, उनसे संबंधित जितने भी PYQs हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसके सॉल्व करने का दो पर्पज़ है मेरा, मैं हर एक लेक्चर में आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी किस रेंज में जाके अपना सवाल पूछेगा, और दूसरा ये है कि अगर यूपी ट्रिपल एस सी अपना सवाल रिवाइज कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो बेसिकली ये समझिए कि आपके लिए वो एक केकवॉक की तरह काम करेगा, आपके लिए बहुत आसानी होगा। ओके, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर के पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि 253rd क्वेश्चन होगा। ओके, तो पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, UPSRLM, यानी UPSRLM के अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो ये बेसिकली होगा आपका उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लेवलीहुड मिशन। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होगा। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है वनडे के एग्जाम में, बेसिकली इसमें भी पूछ सकता है। कई कंप्यूटर कैसे आएंगे जो भी फुल फॉर्म के बेस पे सवाल पूछ लेगा। तो सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लेवलीहुड मिशन ने रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत SC/ST के लिए आरक्षित सदस्यों के लिए डैश का प्रावधान किया है, यानी यूपी स्टेट SC/ST के लिए ये जो UPSRLM है ये कितने रुपए का प्रावधान किया है। तो बेसिकली इसमें जो UPSRLM ने रिस्क रिड्रेशल फंड के तहत अगर SC/ST की बात किया जाए तो उनके लिए बेसिकली ये 2250 रुपए का प्रावधान किया है। ओके, इस बेस पे अगर आप देखेंगे तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि UPSRLM ने रिस्क रिड्रेशल फंड के तहत SC/ST के लिए आरक्षित सदस्यों के लिए बेसिकली वो 2250 यानी 2250 रुपए का प्रावधान किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में पूछा है, ये एग्जाम हुआ था 2 फरवरी 2025 को, एक साल पहले की बात है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ओके, उत्तर प्रदेश की, ये फैक्चुअल नेचर का सवाल है। ये इंडियन पॉलिटी का जो अभी भी माफ़ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटी और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक का सवाल है। तो यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम मतलब सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो सवाल क्या कहना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन ए कह रहा है सरोजनी नायडू जी, ऑप्शन बी कह रहा है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी कह रहा है पद्मजा नायडू। ओके, तो ये बड़ा ही इजी सवाल है, आप लोगों को आई होप पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी। ओके, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो हैं वो सरोजनी नायडू जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपके बाएं साइड फोटो दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, ये फोटो ये बेसिकली सरोजनी नायडू जी का ही है। और ये दाएं साइड जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये बेसिकली आपके सुचेता कृपलानी जी का फोटो है। ओके, दोनों लोग यूपी के पहले ही कुछ हुए हैं, अभी मैं एक एक करके बता ही रहा हूँ। सरोजनी नायडू जैसे उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की, इंडिया में भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली ये महिला थी। ओके,
कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहाँ पे पहली महिला राज्यपाल बनी थी और पहली महिला मुख्यमंत्री भी यूपी में ही बनी थी जो कि फीमेल थी। ओके, तो ये जो सुचेता कृपलानी जी हैं ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और जो ये सरोजनी नायडू जी हैं ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और ये महिला राज्यपाल के अलावा अगर देखा जाए तो ये देश में भी यानी पूरे भारत में भी ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सरोजनी नायडू जी हैं वो यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी तो आपका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी जी। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ लेकिन आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुचेता कृपलानी जो हैं वो फर्स्ट फीमेल सीएम हैं और ये कहाँ की बनी थी तो ये उत्तर प्रदेश की। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और आप लोग जान लीजिएगा इसी सवाल के साथ साथ कि यूपी में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बार जो राज्यपाल बने थे उनमें दो लोग थे। एक तो आपके थे मोहम्मद शफ़ी कुरैशी, मोहम्मद शफ़ी कुरैशी साहब थे और दूसरा थे बी यल जोशी साहब। ये दोनों लोग अगर देखा जाए तो इस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुए थे। आई थिंक ये दो बार हुए थे। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोग एक बार से अधिक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पे सुशोभित हुए थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी कह रहा है सरोजनी नायडू जी, ऑप्शन सी कह रहा है इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन डी कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित जी। ओके, तो भारत की बात किया जाए तो भारत में भी सरोजनी नायडू जी ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी। जस्ट अभी मैंने आपको बताया ही अभी कि उत्तर प्रदेश हो चाहे वो भारत हो, नेशनल लेवल पे हो चाहे उत्तर प्रदेश लेवल पे हो, दोनों के केस में अगर देखा जाए तो सरोजनी नायडू जी हैं जो वो भारत की पहली महिला या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। सरोजनी नायडू जी की अगर बात किया जाए तो इनका जो कार्यकाल था अगर बेसिकली देखा जाए तो ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के ये 2 मार्च 1949 तक ये यूपी की राज्यपाल रही थी। ओके, और ये बेसिकली एक तरीके ये कवित्री थी, बाय प्रोफेशन ये कवित्री थी, ये कविताएं लिखा करती थी। ओके, तो सरोजनी नायडू जी की कुछ अगर फेमस रचनाओं की बात किया जाए तो उसमें आपका हो जाएगा एक पहला हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ओके, पहला ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और फेमस चीज़ था इनका लिखा हुआ, वो था आपका द बर्ड ऑफ टाइम। ये दोनों रचनाएं काफ़ी फेमस हैं सरोजनी नायडू जी की, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंने बता दिया। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आपका राम नाईक जी, श्री राम नाईक जी, ऑप्शन बी कह रहा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, ऑप्शन सी कह रहा है श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी, ऑप्शन डी कह रहा है श्रीमती कल्याण सिंह। माफ़ कीजिएगा, श्री कल्याण सिंह। ओके सॉरी। तो पहले जो ऑप्शन डी है कल्याण सिंह अगर देखा जाए तो ये सीएम रह चुके हैं यूपी के। ओके, और प्रतिभा पाटिल जी की अगर बात किया जाए तो ये भारत की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। ओके, तो इसमें जो आपको फोटो दिख रहा है ये बेसिकली राम नाईक जी का है, श्री राम नाईक जी का है। ये करेक्ट आंसर भी आपका यही हो जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो श्री राम नाईक जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। और अभी करंट टाइम में देखा जाए तो श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी जो हैं वो यूपी की राज्यपाल हैं। इनसे पहले अगर देखा जाए तो इनसे पहले राम नाईक जी ही थे। ओके, और इनका जो कार्यकाल था राम नाईक जी का अगर बात किया जाए तो 2014 से लेके 2019 तक ये गवर्नर के पद पर रहे थे। गवर्नर के पद पर ये यूपी के गवर्नर के पद पे रहे, यूपी गवर्नर ये रहे थे 2014 से लेके 2019 तक। ओके, वर्तमान में मैंने आपको बता दिया है कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है मतलब सवाल पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और इसके बाद आप अपना आंसर दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। बनारस से ये लगभग 7-8 किलोमीटर के दूरी पे है ये मुगल सराय। ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ है वो यूपी के वाराणसी के बगल में एक मुगल सराय जगह है। बेसिकली वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ओके, यूपी के मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था, बात बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये बात बहुत फेमस है और ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन से कह रहा है कि उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब देहांत हो गया था उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो आपके लाल बहादुर शास्त्री ही बने थे। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 जिसमें होगा वही हो जाएगा। ओके, ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, 1, 2, 3। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश किया जाए तो जो इनका जन्म हुआ था, इनके जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म 1 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ओके, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक छोटे से रेलवे कस्बे मुगल सराय में हुआ था। और ये जो प्रधानमंत्री थे बेसिकली, ये जब प्रधानमंत्री थे तो उनका जो कार्यकाल था बेसिकली 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ओके, यही इनका कार्यकाल है, 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक। और ये बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये लगभग 18 महीने अपने पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर। एक तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ये फोटो लगा है, ये जो पिक्चर लगी है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का ही है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक या द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। तो द्विसदनी विधानमंडल होता क्या है? जैसे अगर हम लोग सेंट्रल लेवल पे देखें, केंद्र के लेवल पे देखें, तो केंद्र के लेवल पे द्विसदनात्मक है। एक तो आपका हो पार्लियामेंट बेसिकली हो जाएगा, पार्लियामेंट अगर देखा जाए तो एक आपका लोकसभा हो जाएगा, एक आपका राज्यसभा हो गया। ये दोनों क्या है, एक एक सदन है। तो ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। ओके, तो केंद्र के लेवल पे अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ राज्य हैं भारत में जहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था है, यानी द्विसदनी विधानमंडल की बात किया जाए तो वहाँ पे दो दो हाउस हैं, एक लोअर वाला हाउस हो जाएगा, एक अपर वाला हाउस। अपर वाले को बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद, और लोअर वाले हाउस को बोलते हैं विधान सभा, विधान सभा। तो सवाल यही पूछ रहा है कि वो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा राज्य है जहाँ पे ये दोनों नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो विधान परिषद ही अगर देखा जाए तो ऐसे अगर पूरे भारत में देखा जाए तो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दोनों हाउस है। दोनों हाउस का मतलब वही है कि लोकसभा तो हर एक राज्य में है। ओके, हर एक आपको राज्य में लोकसभा तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन अगर जैसे ही किसी राज्य में द्विसदनी व्यवस्था है या द्विसदनीय विधानमंडल है तो इसका मतलब है कि उस राज्य में विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे ये दोनों सदन आपको या दोनों हाउस आपको देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले तो अपना प्यारा यूपी हो जाएगा, इसके बाद आपका बिहार हो जाएगा, यूपी के बाद उसका भाई कैसे रह जाएगा। ओके, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के अलावा अगर बात करें तो कर्नाटका हो गया, कर्नाटका में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटका के अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको मतलब विधानसभा और विधान परिषद आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने स्टेट हैं? तो 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? पूछ रहा है इसमें कौन सा नहीं है। राजस्थान में मैंने बताया तो नहीं है इसमें, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी में बिल्कुल है, तेलंगाना में बिल्कुल है, महाराष्ट्र में बिल्कुल है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में आपको द्विसदनीय व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? ओके, यानी अंडर विच सेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपालिटीज एक्ट, यानी उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपालिटीज एक्ट के किस सेक्शन में अगर देखा जाए, वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज अपॉइंटेड, यानी उनकी नियुक्ति की जाती है? तो इसका बहुत ही फैक्चुअल आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा धारा 31B, यानी धारा 31 ख जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेक्शन 31B के तहत ही अगर देखा जाए तो स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की बात कौन कर रहा है? तो ये आपका धारा 31 ख कहेगा। ओके, यानी बी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यूपी ट्रिपल एस सी AGTA में ये सवाल पूछ रखा है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? यानी राज्य चिन्ह का मतलब है स्टेट एम्बलम, यानी यूपी के स्टेट एम्बलम यानी राज्य चिन्ह में क्या क्या दर्शाया गया है। पहला कह रहा है टाइगर एंड डियर, बाघ और हिरण। ऑप्शन बी कह रहा है धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी। ऑप्शन सी कह रहा है अशोक वृक्ष और धनुष। ऑप्शन डी कह रहा है अशोक वृक्ष और देवी गंगा नदी। और ऑप्शन ई कह रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने स्टेट एम्बलम का मैंने साइन लगा दिया है, आप यहाँ से खुद देख के आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि धनुष और तीर भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो मछलियाँ भी हैं। ओके, एक सर्कल में बधी हुई हैं। तो सवाल इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी। जोड़ी है, दो है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी आपको हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दे दे। 2 इन नंबर में बात कर रहा है, 2 इन नंबर क्या, मछलियों की बात कर रहा है कि मछलियाँ दो हैं यानी एक जोड़ी में है। धनुष और बाण आपको देखने को मिलेगा, एक सर्कल दिख रहा है। ओके, तो जो ये मछलियाँ दिख रही हैं बेसिकली, मछलियों की अगर बात करें तो अवध की पूर्व मुस्लिम शासकों को ये दर्शाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, मछलियाँ क्या दर्शाती हैं? अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों को ये दर्शाता है। कौन? मछलियाँ शासकों को दर्शाता है। ओके, धनुष और तीर की बात किया जाए तो ये जो है ये भगवान राम के से संबंधित है। ये भगवान राम से संबंधित है। ओके, और यहाँ पे तरंगों वाला जो वृत्त है, ये लहरें आपको दिख रही होंगी, ये एक वृत्त है, सर्कल है बेसिकली, उसमें एक लहर नुमा ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा हल्का सा ब्लैकिश। तरंगों वाला वृत्त जल की तरंगों जैसा प्रतीत होता है और उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृति यानी गंगा और यमुना को ये दर्शाता है। तो ओवरऑल जो स्टेट एम्बलम की बात किया जाए तो धनुष और बाण भी है, एक जोड़ी मछलियाँ हैं और एक तरंगोनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि गंगा और यमुना को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? यानी सवाल के पूछने का मतलब यही है कि यूपी आप कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी बार अभी तक काउंट किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में आप जाएंगे तो 18 है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 18 बार अभी तक अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन की अगर बात किया जाए तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका मार्च 1952 में किया गया था। ओके, इसके अलावा तब से लेके आज तक की बात किया जाए तो ये टोटल आपकी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट आपको दिखाती है कि अभी तक टोटल 18 हुआ है और जो लास्ट वाला 18वां हुआ है ये 29 मार्च 2022 को इसको गठन किया गया है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और 18वां वाला लेटेस्ट की अगर बात करें, लेटेस्ट वाले के जो अध्यक्ष हैं यानी स्पीकर महोदय हैं, उनका नाम है आपका सतीश महाना जी। ओके,
जो अ, अभी के विधानसभा की अगर बात किया जाए, सतीश महाना। ओके, सतीश महाना। सतीश महाना जी जो हैं वो अभी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्चुअल पॉइंट है, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि बनारसी दास और इनके अलावा श्रीपति मिश्र, ओके, दो ऐसे लोग थे जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी बने और ये यूपी के मुख्यमंत्री के यूपी के मुख्यमंत्री का भी पदभार ग्रहण किया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि यूपी के दो स्पीकर ऐसे बने थे, उनमें से एक का नाम था बनारसी दास जी और दूसरे लोग का नाम था आपका श्रीपति मिश्र जी। ये स्पीकर तो बने ही बने थे यूपी विधानसभा के, इसके अलावा ये यूपी के सीएम भी बने थे, चीफ मिनिस्टर भी बने थे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं अलग दे रहा हूँ, इन केस अगर कभी आपसे सवाल पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं करें। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट है और इसको एक एक करके मैं आपको बता दूं। अगर वर्तमान में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की अगर बात किया जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो 31 है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटों की अगर बात करें यूपी से, तो आपका आंसर हो जाएगा 80। जितना मतलब बता रहा हूँ इतना आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल नेचर के सवाल कभी भी आपसे आ सकते हैं। यूपी विधान परिषद की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, मैं सिर्फ विधान परिषद लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं लिख ही दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज कर जाओगे। यूपी विधान परिषद की अगर बात करें तो अभी तक यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 100 सीट है, और यूपी विधानसभा की अगर बात करें, यूपी विधानसभा, ओके, यूपी विधानसभा की बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे 403 सीट देखने को मिलेगा। ये चारों पॉइंट आप कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिएगा। ओके, राज्यसभा सीटों की संख्या मैंने बताया 31 है, 31। लोकसभा सीटों की संख्या मैंने आपको बताया 80 है, 80। विधान परिषद की मैंने आपको बताया 100 सीट है, और विधानसभा की बात करें अगर तो 403 सीट है। अगर पूरे भारत में देखा जाए, पूरे भारत में यूपी इकलौता ऐसा राष्ट्र है सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे विधान परिषद और मतलब विधानसभा की सीटें आपको देखने को मिलेंगी, और यही यूपी राज्य है जिसका शेयर सबसे ज़्यादा मतलब लोकसभा और राज्यसभा में भी आपको देखने को मिलेगा। विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद में ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि विधान परिषद में जो सदस्य चुन करके आते हैं उनमें से 38 सीट ऐसे हैं जो विधानसभा से निर्वाचित होकर आते हैं, 36 सीट ऐसे हैं जो कि लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय से निर्वाचित होकर के आते हैं, 8 सदस्य ऐसे होते हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, 8 सदस्य ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, और 10 ऐसे मेंबर होते हैं, 10 सदस्य की अगर बात करें, 10 सदस्य यूपी विधान परिषद में अगर बात करें तो वो गवर्नर जी के द्वारा मनोनीत होते हैं, गवर्नर साहब के द्वारा वो आप कह लीजिए कि मनोनीत होते हैं, यानी अपॉइंट किए जाते हैं बेसिकली। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31 अगर है तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पांचवा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। बेसिन का मतलब बेसिकली वही होता है कि जो नदी गुजर रही है वो किस किस एरिया को टच करती है और उसका कितना फैलाव है। जैसे जैसे ये मान लीजिए इसकी ट्रिब्यूटरी जहाँ जहाँ तक मूव करती हैं वो अगर किसी ज़िला को टच करता है तो वो उसके बेसिन में काउंट हो जाएगा। तो सवाल क्या पूछा है कि गोमती नदी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो गोमती नदी की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका गोमती नदी है, ये पीलीभीत हो गया, गोमती नदी यहाँ से मतलब निकलती हैं। ये गोमती नदी जी का, ये गोमती नदी का जो है वो फ्लो आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से कुछ मूव करती हुई आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये गाजीपुर से निकल के बाहर गंगा जी में मिल जाती हैं। ओके, गाजीपुर के निकट अगर देखा जाए तो एक जगह है कैथी,
कैथी एक जगह है, वहीं पर ये गंगा नदी जी से मिल जाती हैं। ओके, तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, सहारनपुर हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, और ये आपका बाराबंकी हो गया, लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये प्रतापगढ़ हो गया, वाराणसी हो गया, और ये गाजीपुर हो गया। इतने ज़िले हैं जहाँ से गोमती नदी इसके बेसिन में ये लोग ज़िले आते हैं। बेसिकली गोमती नदी यहाँ से फ्लो करती हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो सवाल क्या पूछा है कि गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। गोंडा नहीं आता, इस वजह से ये आंसर आपका नहीं होगा। लखनऊ आता है, शाहजहाँपुर, हरदोई, हरदोई तो आ रहा है लेकिन शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर भी आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। सुल्तानपुर आ रहा है, फैजाबाद, फैजाबाद अगर देखें तो फैजाबाद आ रहा है, बाराबंकी भी आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ आ रहा है, मऊ नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो बी और सी दोनों हो सकता है, यानी इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। और यही रीज़न है कि जो आयोग था उसको सभी कैंडिडेट को इस सवाल में फुल मार्क्स दे रखा था। ओके, यानी ये डाउट वाला सवाल तो नहीं था, बेसिकली इसके दो आंसर करेक्ट थे। एक तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लखनऊ, मैं आपको क्लैरिफाई कर ही दूँ, लखनऊ है तो बिल्कुल यहाँ लखनऊ है। शाहजहाँपुर की अगर बात करें तो शाहजहाँपुर यहाँ पे है। श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती इसमें नहीं है। ओके, अच्छा ये ऊपर वाला देख रहे हैं। ओके, हरदोई है, शाहजहाँपुर है, हरदोई है, तो हरदोई आपका बिल्कुल यहाँ पे है। ओके, यानी ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो मैच कर गया। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर यहाँ पे है। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद आपका यहाँ पे है, और बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी यहाँ पे है, यानी ये ऑप्शन ये भी आपका मैच कर गया। ये ऑप्शन बी वाला आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी वाला आंसर हो गया। इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सवाल का मैं एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों आंसर सही है तो कौन सा एक एग्जैक्ट तो नहीं होगा। ओके, लेकिन आप समझ जरूर जाइएगा। और ये पीलीभीत से निकलती हैं, तो बेसिकली पीलीभीत में एक ताल है जिसे नाम बोलते हैं फुलहर ताल, या इसी को बोलते हैं गोमत ताल। इसी जगह से ये गोमती नदी जो होती हैं वो उनका उद्गम होता है। बेसिकली आपसे कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि यूपी की वो कौन सी नदी है जो कि ग्राउंड लेवल से निकलती है, यानी किसी पहाड़ से नहीं निकलती है, तो आपका आंसर गोमती नदी ही हो जाएगा। क्योंकि पीलीभीत में अगर आप देखेंगे तो ये जो फुलहर ताल है ये नॉर्मल हाइट पे है बेसिकली, और यहीं से ये गोमती नदी जो है इनका उद्गम होता है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे। ओके, अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति की बात किया जाए तो उनका नाम था सर जॉन गिब थॉम। ओके, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वो आंसर में नहीं है। उनका नाम था सर जॉन गिब थॉम। ये 1937 से लेके 1941 तक अपने पद पर रहे थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये इस ऑप्शन में नहीं है। ओके, एक दो पॉइंट और है वो भी आप जान लीजिए कि इस उच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे। इस उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट, इलाहाबाद, तो उनका नाम था न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, सर वाल्टर मॉर्गन साहब जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, और जो सर जॉन गिब थॉम थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति थे। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर आज के समय में देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वैसे अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्थापना हुआ था 1866 में हुआ था। इनसे पहले तीन ही हाई कोर्ट बने थे, बॉम्बे, मद्रास और एक कलकत्ता हाई कोर्ट। ये तीन हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे 1862 में ये तीनों बन गए थे। इसके बाद जो बना था वो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना था, यानी ये 1866 में बन गया था। और अगर आज के समय में देखा जाए इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जस्टिस का यानी जजों की, वो लगभग 160 जज इसमें नियुक्त किए जाते हैं। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है। ओके,
उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत यानी चेयरपर्सन ऑफ क्षेत्र पंचायत इन यूपी वो कौन बनता है? सचिव जी बनते हैं, अध्यक्ष जी बनते हैं, प्रबंधक जी बनते हैं या प्रमुख जी बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके ब्लॉक प्रमुख साहब। कौन बनते हैं? ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं ये क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रमुख साहब सिर्फ लिखा है इसलिए कन्फ्यूजन आप हो सकती है, लेकिन ये इनका पूरा अगर देखा जाए तो ब्लॉक प्रमुख होते हैं। और क्षेत्र पंचायत में अगर ब्लॉक की बात किया जाए, ये बेसिकली क्षेत्र पंचायत में ये ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं ये बेसिकली अगर ब्लॉक प्रमुख की बात देखा जाए तो क्षेत्र पंचायत जो होता है वो सेकंड लेयर पे आता है, क्योंकि त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे इस सिस्टम में। यूपी में अगर देखें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, गांव, ब्लॉक और जिला। तो जो ये ब्लॉक जो है, ये क्षेत्र पंचायत जो है ये बेसिकली सेकंड लेवल पे आता है। सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट वाला, उसके नीचे ब्लॉक आया क्षेत्र पंचायत आएगा, उसके नीचे गाँव वाला आता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि ललितपुर जिला जो है, ललितपुर जिला किस डिवीज़न का हिस्सा है? बस्ती डिवीज़न, गोरखपुर डिवीज़न, झांसी डिवीज़न, चित्रकूट डिवीज़न। यहाँ पे मैंने आपको मैप लगा दिया है, एक एक करके हम आपको बता देते हैं कि बस्ती डिवीज़न की बात करें तो ये वाला बस्ती डिवीज़न हो गया। मैं जो जो समझा रहा हूँ आप समझते जाइएगा। गोरखपुर डिवीज़न की अगर बात करें तो गोरखपुर वाला ये 7वां नंबर वाला डिवीज़न हो गया। यहाँ पे नंबर दे रखा है ना, तो 6 वाला जो है आपका बस्ती डिवीज़न है, 7 वाला आपका गोरखपुर डिवीज़न हो गया। और क्या पूछा है? चित्रकूट डिवीज़न की अगर बात करें तो चित्रकूट वाला आई थिंक ये 15 वाला होगा जी, बिल्कुल ये 15 वाला जो है ये आपका चित्रकूट डिवीज़न हो गया। इसके अलावा पूछा है झांसी डिवीज़न, ये आपका 14 वाला जो है ये झांसी डिवीज़न हो जाएगा। तो ललितपुर आपका यहाँ पे है, ललितपुर सबसे नीचे है। तो ये बेसिकली अगर आप देख पा रहे होंगे तो ललितपुर यहाँ पे है और ये ललितपुर हुआ और ये इस डिवीज़न के अंतर्गत आता है। वो डिवीज़न कौन सा हो जाएगा आपका? झांसी डिवीज़न हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। झांसी डिवीज़न के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आपका ललितपुर ज़िला आता है। ओके, ललितपुर ज़िले की अगर बात करें तो ललितपुर ज़िला जो है 1 मार्च 1974 को ये स्थापित किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, झांसी ज़िले से इसको अलग करके बनाया गया था। झांसी ज़िले की अगर मतलब झांसी डिवीज़न की बात किया जाए, झांसी डिवीज़न में थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। झांसी डिवीज़न में अगर देखा जाए तो 3 ज़िले आते हैं। झांसी डिवीज़न में 3 ज़िले आते हैं और वो कौन कौन से हैं तो एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा आपका जालौन, दूसरा आपका हो जाएगा झांसी और तीसरा आपका हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर। ओके, ये 3 ज़िले जो हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ललितपुर हो गया, ये वाला झांसी है, ये आपका जालौन हो गया। ये तीनों ज़िले आते हैं झांसी डिवीज़न के अंतर्गत और इसी में ललितपुर भी आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है उसकी निम्नलिखित संरचना का उसकी संगत संख्या से मिलान करें। यानी बेसिकली एक साइड कंपोजिशन की बात कर रहा है, दूसरे साइड उसके नंबर की बात कर रहा है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत संख्या है वो लगभग 10 है। ओके, यानी राज्यपाल जो हैं वो 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं विधान परिषद के केस में। यूपी विधान परिषद के केस में जो है वो 10 लोगों को राज्यपाल महोदय जो है वो मनोनीत कर सकते हैं। ओके, लोकल बॉडीज़ की अगर बात किया जाए कि लोकल बॉडीज़ से कितने लोग चुन करके आते हैं, यानी स्थानीय निकाय की बात किया जाए तो स्थानीय निकाय से 36 सदस्य जो हैं वो चुन करके आते हैं। 36 सदस्य हैं जो स्थानीय निकाय से। विधानसभा द्वारा निर्वाचित अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसी से होते हैं और वो 38 सदस्य चुन करके आते हैं विधानसभा से। और जो टीचरों के द्वारा यानी जो ग्रेजुएट होते हैं, जो टीचरों के द्वारा अगर देखा जाए तो वो 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य जो हैं वो टीचरों के द्वारा चुन करके आते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, टीचरों के अलावा अगर मैं बात करूं स्नातक वाले से स्नातक के एरिया से अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको 8 सदस्य चुनकर आते हुए देखने को मिलेंगे। और राज्यपाल महोदय इतना निर्वाचित कर ही सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 36, 38, 8, 8 और 5, ठीक है, 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो एक को अगर हम लोग 10 से मिलाएं, एक को बी से मिलाएं तो एक पे यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी चला गया। अब बात हो गई लोकल बॉडी से अगर देखा जाए तो 36 सदस्य, यानी 2 को अगर ए से मैच कराएं तब भी आपका सवाल अभी फंसा हुआ है।
विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी से होते हैं, तो 38 हो जाएंगे। तो 3 को अगर 4 से मैच कराएं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि कौशाम्बी जो जिला है, कौशाम्बी वो किस डिवीज़न का हिस्सा है। कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी जो है ये प्रयागराज के पास है। ओके, तो ये बेसिकली अगर देखेंगे तो प्रयागराज जो मंडल है उसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी इलाहाबाद मंडल कह लीजिए या प्रयागराज। 16 नंबर कौन सा है, 16 नंबर ये है। ओके, ये वाला जो है ये प्रयागराज मंडल है और इसमें टोटल अगर देखने को मिलेगा आपको तो प्रयागराज मंडल में देखा जाए तो 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं 4 जिले? पहला हो जाएगा आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी पहला हो जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरे ज़िले की बात करें तो आपका प्रतापगढ़ भी इसी में आएगा। प्रतापगढ़ जो है वो प्रयागराज मंडल में ही आएगा। तीसरा आपका आ जाएगा फतेहपुर, फतेहपुर हो जाएगा। चौथा आपका खुद प्रयागराज आ जाएगा। ओके, प्रयागराज। तो ये 4 जिले जो हैं वो प्रयागराज डिवीज़न में या प्रयागराज मंडल में आ जाते हैं। बात कौशाम्बी की अगर करें तो कौशाम्बी जो है ये प्रयागराज से अलग होकर के 4 अप्रैल 1997 को एक ज़िले के रूप में बना था। किससे अलग हुआ था? तो ये प्रयागराज से अलग हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज डिवीज़न का हिस्सा है कौशाम्बी। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है। अब अलीगढ़ मंडल कौन सा है पहले आप ये देखिए। तो ये जो 9 नंबर वाला है यानी जो हल्का सा पिंकिश कलर है यही आपका अलीगढ़ मंडल है। ओके, ये आपका अलीगढ़ मंडल हो गया। अब अलीगढ़ मंडल की अगर बात किया जाए तो अलीगढ़ मंडल में देखा जाए तो 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे। अलीगढ़ मंडल की बात किया जाए तो 4 जिले आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे इसको कट करके रख ही दिया हूँ। एक आपका अलीगढ़ हो गया, एक आपका एटा हो गया, एक आपका हाथरस हो गया, एक आपका कासगंज हो गया। तो एक एक करके देख लेते हैं। एटा है, बिल्कुल है। बदायूं है, नहीं है। कासगंज है, बिल्कुल है। हाथरस है जी, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये है कि पूछा क्या है कि अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही अलीगढ़ का हिस्सा नहीं है। तो बदायूं जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बरेली मंडल का हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको अलीगढ़ डिवीज़न के बारे में बता दिया। बरेली के बारे में मैं आपको बरेली डिवीज़न के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, अगर सवाल आए तो आपसे गलत ना हो। बरेली डिवीज़न की अगर बात करें तो बरेली डिवीज़न में सबसे पहले आपका बरेली ही आ जाएगा। बरेली, वो झुमका गिरा बरेली वाला वही गाना है जो। इसके अलावा आपका बदायूं आ जाएगा जो कि ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा शाहजहाँपुर आ जाएगा, शाहजहाँपुर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चौथा तो आपका पीलीभीत आ जाएगा। पीलीभीत वही जगह जहाँ पे गोमती गोमतताल से या फूलर झील से गोमती नदी निकलती हैं, पीलीभीत। ओके, तो ये 4 जिले जो हैं ये बरेली डिवीज़न के अंतर्गत आएंगे और इसमें बदायूं जो है वो बरेली डिवीज़न के अंतर्गत आएगा। यही आपसे सवाल पूछा है कि कौन सा नहीं है अलीगढ़ में, तो बदायूं ही नहीं होगा, ये बरेली डिवीज़न के अंतर्गत आएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी में अगर देखा जाए तो टोटल 18 डिवीज़न है और अलीगढ़ जो डिवीज़न है वो सबसे लेटेस्ट वाला है यानी 18वां है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में, ओके हाईलाइट करना पड़ जाएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है। ओके, तो थोड़ा सा इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम जो है वो 96 के समय बना था। 96 के दौरान इसको बनाया गया था। किसको? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम को। और जब ये बनाया गया था तो उस समय अगर देखा जाए तो इस अधिनियम इस आयोग के अंतर्गत देखा जाए तो एक अध्यक्ष महोदय थे, एक अध्यक्ष थे और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 4 सदस्य थे। ओके, जब ये 1996 में बनाया गया था तो उस समय एक अध्यक्ष थे और 4 सदस्य थे। इसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये 2007 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें संशोधन जब किया गया तो उस समय जब बनाया गया तो उसमें एक अध्यक्ष महोदय आए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 उपाध्यक्ष महोदय आए
और इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें 17 सदस्य जी आए। ओके, जब 2007 में इसको अमेंड किया गया तो उस समय एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 17 सदस्य इसमें इंक्लूड किए गए। इसके अलावा इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया, वो हुआ आपका 2014 में। इसी में अमेंडमेंट किया गया और उस समय जो बना था, उस समय आपका एक अध्यक्ष थे, इसमें एक अध्यक्ष थे, इसके अलावा दो उपाध्यक्ष थे, इसके अलावा जो सदस्यों की संख्या थी वो बढ़ा करके 25 कर दी गई, यानी 25 सदस्य थे। ओके, अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधन का सटीक वर्णन करता है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूल 1996 अधिनियम ने एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 17 सदस्यों की आयोग की स्थापना की। नहीं, ये तो 2007 में हुआ था, तो पहला ऑप्शन तो आपका चला हो जाए, क्योंकि जब 1996 में जो मूल बनाया गया था तो उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के प्रस्ताव की। ये बात सही है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये 2014 में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 25 सदस्य थे। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है कि 2007 के संशोधन में अधिनियम ने आयोग की मूल संरचना को बनाए रखा। नहीं, क्योंकि मूल संरचना 1996 वाली थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। लेकिन जब 2007 की बात कर रहा है तो 2007 में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 17 सदस्य बना दिया। तो ये भी गलत हो गया और पहला वाला भी आपका गलत है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 2007 के संशोधन अधिनियम ने सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 25 कर दी। नहीं, ये 17 कर दी थी। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया, 2014 में किया हुआ, 2007 में किया हुआ और जब ये मूल रूप से 1996 में बना था तब क्या था। ओके, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि जिला बनने से पहले शामली, शामली जो ये रेड कलर का यहाँ पे मैप में दिख रहा है ना, वेस्टर्न यूपी में यही है आपका जिला। तो सवाल कह रहा है कि जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था। ओके, तो जो शामली है, शामली की अगर बात किया जाए तो शामली जो जिला है बेसिकली, तो शामली जिला जो है वो मुजफ्फरपुर जिले से अलग हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो शामली जिला है ये मुजफ्फरपुर की मुजफ्फरनगर, माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर, क्योंकि मुजफ्फरपुर तो बिहार में है। ओके, तो मुजफ्फरनगर से ये अलग होकर के बना था। ओके, बेसिकली उस समय ये शामली जो है वो मुजफ्फरनगर ज़िले की तहसील थी। ओके, और जब ये बना था तो जब ये शामली जो है मुजफ्फरनगर ज़िले से अलग होकर के एक शामली के रूप में आया, शामली, तो इसका शुरुआती नाम जो था उसका नाम था प्रबुद्ध नगर। प्रबुद्ध नगर शामली का शुरुआती नाम था। जब वो जिला बनकर के आया था तो उस समय उसका शुरुआती नाम था प्रबुद्ध नगर। ओके, सितंबर 2011 में, यानी सितंबर 2011 में यूपी गवर्नमेंट ने इसे शामली को एक ज़िले के रूप में घोषित किया था। ओके, तो बेसिकली सवाल जो कह रहा है कि जिला बनने से पहले शामली किस ज़िले की तहसील थी और जब इसे ज़िले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था। तो ये बागपत से अलग हुआ था नहीं, सहारनपुर से नहीं, पानीपत से नहीं, ये मुजफ्फरनगर से हुआ था और इसका शुरुआती नाम था प्रबुद्ध नगर। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेसिकली कि उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024, यानी उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, 3 स्टेटमेंट दिया है कि यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, स्टेटमेंट बी कह रहा है कि यह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। तो बिल्कुल सही बात है।
स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। और पूछा क्या है, इनमें से उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये तीनों ही सही हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ओके, 1 2 3। यूपी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 से संबंधित जो ये सवाल है, इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग यानी SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन ने किस कर सुधार यानी किस टैक्स रिफॉर्म की विशेष रूप से अनुशंसा की थी? यानी सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो किस टैक्स रिफॉर्म को रेकमेंड किया था इन चारों ऑप्शन में से? पहला कह रहा है कि शराब पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि। ऑप्शन बी कह रहा है कि खाली भूमि कर का कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वैकेंट लैंड टैक्स। ऑप्शन सी कह रहा है कि सभी ग्रामीण सड़कों पर टोल टैक्स लगाना। ये तो बड़ा अजीब है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन कर की सुविधा। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन कर की सुविधा तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, बकवास है। सभी ग्रामीण सड़कों पर टोल टैक्स लगाना, ये भी बकवास है। शराब पर उत्पादित शुल्क में वृद्धि में भी कर सकता था, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन था वो टैक्स रिफॉर्म के बारे में जो रिकमेंडेशन दिया था वो ये दिया था कि जो खाली भूमि है उस पर टैक्स का कार्यान्वयन किया जाए, यानी जो वैकेंट लैंड है उस पर टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन ने संपत्ति कर यानी आप कह लीजिए कि प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा है, निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी, यानी किसको रेकमेंड किया था? ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है उत्पादन आधारित कराधान प्रणाली यानी प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। ऑप्शन बी कह रहा है क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली। ऑप्शन सी कह रहा है फ्लैट रेट कराधान प्रणाली। ऑप्शन डी कह रहा है आय आधारित कराधान प्रणाली। और ऑप्शन पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो संपत्ति टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण की क्षेत्र आधारित यानी ऑप्शन बी में जो दे रखा है कि क्षेत्र आधारित और या साइट मूल्यांकन प्रणाली जो है उसको रेकमेंड किया था, यानी एरिया बेस्ड और साइट वैल्यूएशन सिस्टम के बेस पे किसी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जाना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन ने दिया था। और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है? यानी विच सेक्शन ऑफ द उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, हाईलाइट ही कर दे रहा हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, नगर निगम के लिए मतदाता सूची। ओके, जस्ट अ मिनट, ये हो गया। यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 जो है वो इनमें मतदाता सूची तैयार करने के लिए कौन सी धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है सेक्शन यानी धारा 35 से 40। ऑप्शन बी कह रहा है धारा 6B और 18B। ऑप्शन सी कह रहा है धारा 50 से 55। ऑप्शन डी कह रहा है धारा 12A से 12G और उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा 35 से 40 जो है वो नगर निगम के लिए मतदाता सूची को तैयार करने से संबंधित है। ओके, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि धारा 35 की अगर हम लोग बात करें तो धारा जो 35 है वो बेसिकली बात करता है कि निर्वाचक नामावली के प्रारूप और प्रकाशन के बारे में। धारा 36 की अगर हम लोग बात करें तो ये मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आवेदन से संबंधित है। धारा 37 की अगर हम लोग बात करें तो मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए योग्य व्यक्तियों की सूची की बात कर रहा है। धारा 38 की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आपत्ति कैसे दर्ज करें उसकी बात करता है। धारा 39 की अगर हम लोग बात करें तो धारा 39 जो है वो मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया जो होती है उससे संबंधित है। और धारा जो 40 है वो बेसिकली मतदाता सूची में संशोधन की बात करता है, अमेंडमेंट की बात करता है, धारा 40। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। जो भी यूपी लेखपाल या लोअर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो पार्ट 3 यानी भाग 3 है सिलेबस का, वो कॉमन है हर किसी को। इससे सवाल आएगा ही आएगा और इससे लगभग 20 सवाल आपको आएंगे क्योंकि सिलेबस में ही मेंशन कर रखा है। तो इसको आप जितना हो सके उतना इस लेक्चर को या इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ये पीवाईक्यूज़ का है और जितने सवाल आए हुए हैं उनमें से अगर आपका रिपीट हो जाए तो आपका गलत ना हो, और इससे एक आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस रेंज में हमको जाके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट भी करना है। तो उम्मीद करते हैं कि सीरीज अच्छी लग रही होगी और ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। ओके, तो मिलते हैं इसके बचे हुए सवाल को लेके अगले लेक्चर में, और यहाँ तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।